Hi, this is day number 11, 9 p.m. quiz, multiple choice questions and your doubts. See, let us start with polity. Polity का ये पहला सवाल है. Consider the following statements. Consider the following statements about Election Commission of India. This is a very important constitutional body. इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्या ये परमानेंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आज ही नए सीईसी का भी अनाउंसमेंट हुआ है. व्हाट इज द नेम? न्यू सीईसी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट. तो रिमूवल कैसे होता है? इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट. If elections are being held only for the state legislature, the expenditure is borne entirely by the concerned state. तो जो ECI होता है ये यूनियन इलेक्शंस भी कराता है, यूनियन इलेक्शन, और साथ ही साथ राज्य स्तर पे जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो भी कराता है, विधानसभा एंड विधान परिषद. सो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे किसी पर्टिकुलर राज्य में चुनाव हो रहा है तो इलेक्शन कराना एक बड़ा कॉस्टली अफेयर होता है, खूब खर्चा होता है. तो ये खर्चे का वहन कौन करेगा? इफ इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड ओनली फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, द एक्सपेंडिचर इज बोर्न एंटायरली बाय द कंसर्न्ड स्टेट. सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है. अब सी, ईसीआई तो हमें पता है परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आर्टिकल्स भी बताइए. परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सीईसी को रिमूव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस. रिमूवल हो सकता है ओनली थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट. इलेक्शंस हेल्ड होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, तो जो खर्चा है वो भी स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो वहन करती है. ओके, सो द राइट आंसर हियर इज डी. ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है. ऑलराइट, अब ये बताइए, दिस इज अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. He is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country. तो ये guardian of the public purse है, control entire financial system of the country. In the sense कि उसकी auditing करते हैं, financial system की auditing करते हैं. There is only one body, CAG, जो पूरे country का this auditing करती है. He holds office for a period of 6 years up to the age of 65. तो 665 यहाँ पे criteria है. He can be removed by the president after an inquiry by the Supreme Court. तो Supreme Court से inquiry होगी और उसके बाद CAG को remove किया जा सकता है. There are provisions. So you have to tell इन तीनों में से correct option क्या होगा. ये जो second statement है ये absolutely true है, तो C is gone. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको भी हम करेक्ट मानेंगे बिकॉज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये पूछा गया है कि कैग क्या पब्लिक पर्स फाइनेंस जो हो रहा है उससे रिलेटेड ये पूरा ऑडिटिंग करता है पूरे कंट्री का. दिस इज व्हाट यहाँ जो जानना चाहते हैं. सो दिस इज ट्रू. ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट. सी, ये जो स्टेटमेंट है ना ये आउटराइटली रॉन्ग है बिकॉज जो कैग है, कैग का रिमूवल इज इक्विवेलेंट टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल है, जो प्रोसीजर है, मतलब पार्लियामेंट में मोशन, इम्पीचमेंट एटसेट्रा, सेम प्रोसीजर कैग के लिए भी लाना पड़ता है. तो 3 इज नॉट राइट. सो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. सो दैट इज व्हाई ए इज करेक्ट. इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि ये जो स्टेटमेंट है ना कॉन्टेक्स्ट में हम इसको करेक्ट मानेंगे. वैसे एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम भी थोड़ा फारफेच्ड है बट हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट मानेंगे. ऑप्शंस जो होते हैं ना हमेशा वो बेस्ट चॉइस होती है. वहाँ पे हम इसको गलत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है ये तो 100% गलत है. सो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. बेस्ट ऑप्शन इज ए. ओके, सो इस तरीके से एग्जाम में भी एट टाइम्स होता है, तो दिस शुड बी अवर अप्रोच. अब ये बताइए, which of the following rights is declared by the Supreme Court as a part of Article 21? जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, अगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है आफ्टर 32 तो वो है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ. राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है. राइट ऑफ विमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी. राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू मैरी. तो ये जो 4 चीजें हैं, क्या ये चारों की चारों चीजें आर्टिकल 21 में कंसिडर किया जा सकता है? The answer is yes, because when it comes to Article 21, हम बहुत wider interpretation इसका देखते हैं Article 21 का. So the right answer is D.
ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया था मनेका गांधी केस में आर्टिकल 21 के अंदर। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी पैरामाउंट है, डिसेंट एनवायरनमेंट पैरामाउंट है, फ्री वाटर एयर पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस इंडस्ट्री, लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, फ्री लीगल एड, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता, एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल। ये जितने भी नाम हैं यहाँ पे, ये सब सब्सिक्वेंट केसेस में राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सो डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब ये बताइए, दो टर्म बहुत न्यूज़ में है अभी, इससे सवाल आना चाहिए। जितने भी हम क्विज सीरीज कर रहे हैं ना, इसका रिवीजन आप ज़रूर करके जाना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक्चुअली में ये जो क्विज सेशंस हैं और जो PYQ सेशंस हो रहे हैं ग्रुप क्लास में, 5 जून को यू विल रियलाइज कि दीज 2 सेशंस ओनली हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। फूड फोर्टिफिकेशन हैज़ द इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट एम्बेडेड इन द क्रॉप बीइंग ग्रोन। तो फूड फोर्टिफिकेशन होता है तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट कॉन्टेंट एम्बेड कर दिए गए। बायो फोर्टिफिकेशन भी ऐसा होता है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऐड कर दी गई है, ट्रेस अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है फूड में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। सी, मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बताया था ना कि किस तरीके से जो पेपर बनाता है, एग्जाम बनाता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, किस तरीके से वो क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करता है। देखो, फूड फोर्टिफिकेशन और यहाँ बायो लिखा हुआ है। बायो इज समथिंग, मतलब लिविंग जब है तभी हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं। तो बायो होना चाहिए जब क्रॉप बीइंग ग्रोन। बायो मतलब लिविंग में ही हम कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एम्बीड कर रहे हैं इन द क्रॉप बीइंग ग्रोन, तो वो बायो हो जाएगा। फूड फोर्टिफिकेशन तो आफ्टर होता है जब अपन फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दिस इज बायो फोर्टिफिकेशन एंड दिस इज फूड फोर्टिफिकेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। करेक्ट पूछा था, द राइट आंसर इज डी। तो रिमेंबर, बायो फोर्टिफिकेशन एंड फूड फोर्टिफिकेशन ये फेवरेट एरिया है, गवर्नमेंट बहुत एम्फेसाइज कर रही है यहाँ पे, इससे सवाल आ सकता है। बीच बीच में ऐसे सेटर्स आते हैं, क्योंकि पेपर जो होता है ना, उसमें इजी क्वेश्चंस भी रखने पड़ते हैं, मीडियम भी रखने पड़ते हैं और डिफिकल्ट भी रखने पड़ते हैं। डिफिकल्ट जो है वो मतलब बनता है तो बनता है, नहीं बनता है नहीं बनता है, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उसका। बट जो इजी और मीडियम क्वेश्चंस हैं ये गलत नहीं होने चाहिए। दैट इज़ वाई ये जो एग्ज़ाम होता है ये लो स्कोरिंग एग्ज़ाम होता है। डे 1 से जब से इंडिविजुअल काउंसलिंग हुआ, हर किसी को मैंने बस एक ही चीज़ बताया था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स अपना अच्छा रखना, करंट अफेयर्स का एक डिसेंट लेवल मेंटेन रखना। डिसेंट लेवल, ऐसा भी नहीं कि अब जीरो हो, नो, बेसिक करंट अफेयर्स आना चाहिए। व्हाट आई टोल्ड यू कि ऑब्सेशन लेवल का नहीं करना है कि बस करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इग्नोर कर रहे हैं, नो। अब देखो, ये कितने आसान सवाल है और इन दी एंड ऐसा किसी फैंसी में नहीं रहना है कि 120 लाना है, 140 लाना है, नो। इट्स ऑल अबाउट मेरिट। पेपर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे। टफ पेपर आया तो हो सकता है 92 से भी नीचे कट ऑफ आ जाएगा। इजी पेपर आया तो हो सकता है 100, 110 हो जाएगा, इससे भी ज्यादा जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव। पेपर को मेरिट के हिसाब से अटेम्प्ट किया जाता है। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, सी, ऑसिलेशन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट होगा, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार। अब इस टाइप के क्वेश्चंस ना टेलीग्राम पे पिछले 3 महीने से हम डेली 10 MCQs ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट 3 मंथ्स। सी, ये सब टाइप के जो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। इसको भी ट्राई टू रिवाइज, इफ पॉसिबल में कंसोलिडेटेड इसका भी आई ट्राई टू शेयर। ओके, तो अब बताओ, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार क्या होगा? ऑसिलेशन हो नहीं सकता। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो जाएगा? स्टारलाइट, नो। चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार, नो। दिस इज अबाउट रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। सो द राइट आंसर इज सी। बेसिक फिजिक्स है ये ऐसा कुछ होता है ये। तो लाइट ऐसे आ रही है, फिर ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट होने लग गई तो हमें ट्विंकल होने लग जाता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है इनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। लाइट जब डिफरेंट डेंसिटी में ट्रेवल करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। अब जैसे श्रीलंका न्यूज़ में है तो यहाँ की ज्योग्राफी भी न्यूज़ हो गई। एक बहुत अच्छा चांस है इसकी मैपिंग से एक सवाल आएगा। एडम्स ब्रिज सेपरेट पार्क बे फ्रॉम द गल्फ ऑफ मन्नार, इज इट ट्रू? द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम इज लिंक्ड टू द इंडियन मेनलैंड बाय द पंबन ब्रिज। एक चेन्नई एक्सप्रेस मूवी आई थी उसमें दिखाया था पंबन ब्रिज।
इंडियन रिवर वाइगई फ्लोज इनटू पार्क स्ट्रेट, तो एक रिवर वाइगई है जो पार्क स्ट्रेट में जाती है, इज इट ट्रू? सो यू हैव टू टेल इन तीनों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो एडम्स ब्रिज है ये सेपरेट करता है पार्क बे को गल्फ ऑफ मन्नार से, एब्सोल्युटली ट्रू। जो आइलैंड ऑफ रामेश्वरम है, रामेश्वरम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिंक होता है इंडियन मेनलैंड से बाय पंबन ब्रिज, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू। ये जो इंडियन रिवर है, इंडियन रिवर वाइगई, ये डायरेक्ट सी में मिल रही है और ये पार्क स्ट्रेट में जा रही है, सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, सो सिंपल। देखो ये ऐसा है, ये इंडिया है, ये पंबन आइलैंड है, ये धनुषकोडी है, ये रामेश्वरम है, और देखो ये पूरा सेपरेट कर रहा है पार्क बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार को। फिर यहाँ पे आप देखो दिस फेरी चलता है, दिस इज एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, ओके, फिर देन श्रीलंका आ जाएगा। सो एडम्स ब्रिज सेपरेटिंग पार्क बे फ्रॉम द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार पार्क बे, और यहाँ पर ऐसे एडम्स ब्रिज, ओके। सो ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है। देखो पंबन आइलैंड पे रेलवेज भी जा रही है, 1, 2, 3 एब्सोल्युटली ट्रू। वाइगई रिवर भी यहाँ पर है, ये पार्क बे में आती है। अब ये बताइए, हिस्ट्री में भी 1905 से लेके 1947 अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादातर सवाल यहाँ से आने के बहुत ब्राइट चांसेस है। 1905 टू 1947। सेकेंड थिंग, जो मैंने फ्रीडम फाइटर भी मैं 3-4 महीने से डेली पोस्ट कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, उस पर एक टैब रखो। गवर्नमेंट आजकल अननोन फेसेस, न्यू फेसेस जो इतने पॉपुलर फ्रीडम फाइटर नहीं रहे उन पे ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। प्लस जैसे आपने पद्म अवार्ड्स में भी देखा था, नए चेहरे आ रहे हैं, सो वो बहुत अच्छा सोर्स है आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला, उस पर एक बार टैब रखना। Which one of the following pair is correctly matched? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे प्लासी हुआ, कैसे हो सकता है? ये तो 57 में हुआ था, हेस्टिंग तो 73 बाद में आएगा, हो ही नहीं सकता। लॉर्ड कॉर्नवालिस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, अच्छा। लॉर्ड वेलेस्ली, अब ये सती तो 1829 समथिंग में हो गया था, वेलेस्ली तो लाइक सब्सिडरी अलायंस, नो, टाइम मैच नहीं हो रहा। डलहौजी तो आज़ादी मतलब 57 के इसके पहले आया था, लाइक 50s का ड्यूरेशन था डलहौजी का, जिसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और ये सारे काम किए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, PWD एटसेट्रा। डलहौजी ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनाया, ये बाद का टाइम है, ये रिपन के टाइम का टाइम है, लॉर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। रिवीजन क्लास में शुरुआत में ही जो हाई यील्डिंग था ना, ये मैंने कवर कराया था, सारे गवर्नर जनरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत अच्छा एक PDF है शुरू की क्लासेस में, उसको रिवाइज कर लो, उससे ये सारे सवाल आपके टैकल हो जाएंगे। सो हियर द राइट आंसर इज बी, Cornwallis, the permanent settlement of Bengal. See what we have tried to study like ecosystem. कुछ चीज़ें हमने बेसिक टेलीग्राम MCQs में किया, कुछ यहाँ पे किया, कुछ हम न्यूज़पेपर MCQs में ट्राई किया है। देन इंडिविजुअल सेशंस में, अब ग्रुप सेशंस में जैसे हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी यूटिलिटेरियन। सो डोंट मिस द क्लासेस। टोटलिटी में आप अगर देखोगे तो कहीं भी आपको कोई गैप्स नजर नहीं आएंगे। What is our true about ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज, इट लेड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी। अब ये ऐसा चीज है ना, इसको आप गलत कर ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा समाज नहीं होगा जो ह्यूमन डिग्निटी को एम्फेसिस नहीं करे, नो मैटर व्हाट, तो ये तो होना ही चाहिए। तो ये गया। इट अपोज्ड आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, बिकॉज ये रिफॉर्म्स थे, तो रिफॉर्म्स के टाइम पर ऐसी बातें हो सकती है। इट क्रिटिसाइज सोशल इविल्स लाइक सती, अब ये ऐसा सोशल इविल है कि सभी इसको क्रिटिसाइज करेंगे ही, तो 3 तो ट्रू होना ही चाहिए, तो ये गया। और जो 1 था वो भी करेक्ट था, तो ये भी गया। अब देखो 2 ऑप्शन चले गए, अब हमें इन दोनों के बेसिस में ही बताना है। इट ऑन इनकॉर्पोरेटेड द टीचिंग ऑफ अदर रिलीजन। अब ये जो टाइम था ना, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, ये वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन, ये इन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स की स्टडी किया, फिर उन्होंने देखा कि मोर और लेस सभी एक जैसी बातें करते हैं ब्रह्मो समाज में, तो इन्होंने क्या किया, बेस्ट ऑफ ऑल द रिलीजन्स को कंपाइल करने की भी कोशिश किया। इट इनकॉर्पोरेटेड द टीचिंग ऑफ द अदर रिलीजन्स, बट एट द सेम टाइम राजा राम मोहन रॉय साहब ने भी यही कहा कि अपग्रेड्स होना बहुत जरूरी है, रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज ब्रह्मो समाज। सो द राइट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ दीज। अब असर्शन रीजनिंग पहले आता था, अभी भी चांस है एक आध क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अर्लियर कांग्रेस लीडर डिड नॉट अडॉप्ट एग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फॉलोड द मॉडरेट अप्रोच। अब रिवीजन क्लास में हमने ये पूरा 1857 से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है 1947 तक रिवाइज। तो शुरू में ये बड़े मॉडरेट रहते थे, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करते थे, अर्ली स्टेज था।
अर्लियर कांग्रेस लीडर्स न्यू द लिमिट ऑफ देयर एक्टिविटी, उनको पता था शुरू में ही कन्फ्रंटेशन करेंगे तो पैकअप हो जाएगा इनका. सो अर्लियर कांग्रेस लीडर्स न्यू द लिमिट ऑफ देयर एक्टिविटी. सो दैट इज वाई मॉडरेट्स को आउटराइटली क्रिटिसाइज करना भी गलत है. उस टाइम पे वही चीज वही तरीका उनको सूटेबल लगा बिकॉज हालात वैसे ही थे. अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो विजन तो 20/20 होता है, बट उस टाइम पे उस नॉलेज में उस माइंडसेट में जो बेस्ट ऑप्शन लगा वो उन्होंने किया. सो अर्लियर कांग्रेस लीडर्स न्यू द लिमिट ऑफ देयर एक्टिविटी. दे न्यू अगर ज्यादा एग्रेसिव होंगे पैकअप हो जाएगा. देन दिस इज ऑल्सो ट्रू. अब ऐसे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये असर्शन है, एक स्टेटमेंट दिया, रीजन में आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं. ए ट्रू है, आर ट्रू है. आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, अगर है तो दिस. अगर दोनों ट्रू है, आर नॉट करेक्ट है तो बी एक्सप्लेनेशन गलत है तो बी. सी में ए ट्रू है, आर फॉल्स, ए फॉल्स, आर ट्रू. ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं. यहाँ ए इज द राइट ऑप्शन. सो द राइट आंसर हियर इज ए. ओके, सो एक इस टाइप का सवाल भी आता है. अब जैसे ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई. इकोनॉमिक्स इस बार पिक हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स. एफडीआई, फॉरेन मर्चेंट बैंकर बाइंग शेयर्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट. फॉरेन मर्चेंट बैंकर है, वो बाय कर रहे हैं शेयर्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट. ये तो शेयर्स वगैरह हो गया, एफडीआई कैसे होगा. अ फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. अ फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया. फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए. लाइक दैट आप बोलने लग जाओ कि अगर 10% से ज्यादा स्टेक्स हो गया है तो वो एफडीआई में कंसिडर होगा, एफआईआई, लाइक दैट. इतना दिमाग नहीं लगाना है. यहाँ जो सीधा आंसर है वो डी है, अ फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली कुछ फिजिकल प्रेजेंस आ रही है. दिस इज नॉट फिजिकल प्रेजेंस, दिस इज फिजिकल प्रेजेंस. सो द राइट आंसर इज डी. तो एफडीआई यहाँ पर दिस कंसिडर किया जाएगा. नेवर फॉरगेट, ये जो एग्जाम बनाया गया है वो एक 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है जिसने अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास किया है. ओके, सो दिस इज डी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई. ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. फूड से रिलेटेड काम कर रहा है, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड्स है, कंज्यूमर्स के राइट्स हैं, तो दिस इज देयर. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी. अब ये इतना सेफ सा स्टेटमेंट है ना, इसको आप गलत ही नहीं कर सकते. ये रेस्पॉन्सिबल होगा, बॉडी इसलिए बनाया, अथॉरिटी है कि वो रेगुलेट करेगा पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा. दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू. जो डिफिकल्टी या ट्विस्ट ला सकते हैं वो ला सकते हैं इस मिनिस्ट्री में, और एग्जैक्टली वो ही यहाँ पे किया गया. बाकी ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. देखो, स्टैट्यूटरी याद नहीं रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल याद रखो. इसके अलावा जो आ रहा है वो सब स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव हो जाएगा. एग्जीक्यूटिव मतलब वो किसी, जैसे नीति आयोग हो गया. स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनी है, वो एक्ट के थ्रू. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो अलग है. जैसे लक्ष्मीकांत का वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें 8-10 नाम है. इसके अलावा जो आ रही है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल यूजुअली नहीं होगी. सो द राइट आंसर हियर इज बी. टू ओनली. दिस इज नॉट राइट. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नहीं होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है. दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, अब ये बताइए, बहुत सारे राज्य डिमांड करते हैं हमें स्पेशल कैटेगरी दो. इस बार का जो पॉलिटी का थीम है ना, सेंटर और स्टेट रिलेशन, उसका हाईलाइट हो सकता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. There is no provision of SCS in the Constitution of India. The classification was done on the recommendation of 5th Finance Commission of India. So ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, क्या ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? अक्सर देखना कॉन्स्टिट्यूशन अपना वैसे ही इतना लेंदी और बल्कि है, उसमें और ज्यादा ये जो माइन्यूट डिटेल्स है ना, ऐसा यूजुअली अवॉइड किया जाता है. तो प्रोविजन ऑफ दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज सच यहाँ पर क्या है, एज सच नहीं दिया हुआ है. नो प्रोविजन ऑफ एससीएस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और 5th फाइनेंस कमीशन में इससे रिलेटेड बात थी. सो दोनों के दोनों यहाँ पे एब्सोल्युटली ट्रू है. अब देखो, एक्चुअली एक फॉर्मूला बनता है. अब देखो, ये अगर ट्रू होता ना तो पहला वैसे भी नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं दिया है, तो इसीलिए बाद में फाइनेंस कमीशन कमिटी वगैरह ने प्रोविजंस बनाए. ओके, तो बोथ तो हो नहीं सकता था यहाँ पे. अब देखो, इट वॉज बेस्ड ऑन द गाडगिल फॉर्मूला. एक गाडगिल फॉर्मूला आया था, उसमें ये हुआ, जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड आप देख लो,
उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, वहाँ अक्सर डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो जैसे अभी डिजास्टर आया तो उत्तराखंड को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, हिली टेरेन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ एट टाइम्स पोर्ट नहीं है, उनके पास समुद्र का एक्सेस नहीं है, लैंडलॉक्ड है, तो द पॉइंट इज उस केस में उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो जैसे हिली टेरेन है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अलोंग बॉर्डर्स नेबरिंग कंट्रीज, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस है, वो इंडिपेंडेंटली खुद को फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, तो उन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखा जाता है। अब हम तमिलनाडु को नहीं रखेंगे, महाराष्ट्र को नहीं रखेंगे, बिकॉज ये गुजरात को नहीं रखेंगे, ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन कंडीशंस में दिया जाता है। सो सी बोथ आर राइट। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। ये रिलीज होती है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। प्रोडक्शन में गैप रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है दिस इज मोर अबाउट एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। ये रिपोर्ट आती है बाय यूएनईपी, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। अब ये टर्म बहुत न्यूज में है। द रिसेंटली फॉर्म्ड मिडिल ईस्टर्न क्वाड कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मिडिल ईस्टर्न क्वाड, यूएई, इजराइल, यूएसए, सऊदी, इजिप्ट। एक क्वाड तो हमें पता है जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक और कंट्री कौन सा है? यूएसए। सो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, दिस इज वन क्वाड। ये मिडिल ईस्टर्न क्वाड है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज होंगी? तो मिडिल ईस्ट की बात है। इजराइल और यूएई क्या एक साथ हो सकते हैं? यूएसए तो होगा, ऐसे काम यूएसए करता है। सो 3 हैज टू बी देयर, 3 सब जगह ही दिया हुआ है। सऊदी, इजिप्ट, सऊदी फ्रेंड है यूएसए का। बट ये जो मिडिल ईस्टर्न क्वाड है ना, एक्चुअली इसमें यूएई और इजराइल, अब्राहम अकॉर्ड भी हुआ है, दोनों में काफी फ्रेंडशिप हो रही है, यूएई एंड इजराइल, और साथ ही साथ यूएसए, और 4th कंट्री है इंडिया। सो ये मिडिल ईस्ट क्वाड है। सो द राइट आंसर इज सी, 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, अब फाइनल क्वेश्चन, ये भी काफी न्यूज में है, स्पेस, बिकॉज एक तो रशियन क्राइसिस हुआ, आईएसएस की एज भी हो रही है, एजिंग हो रहा है, इसको तो रिप्लेस करने की बात है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सवाल पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इट इज अ स्पेस स्टेशन और अ हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट। अब स्पेस स्टेशन तो नाम में ही लिखा है, हैबिटेबल हम देखते हैं यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो होगा नहीं, सैटेलाइट है, क्या ये पोलर ऑर्बिट है? इट सर्व्स एज माइक्रो ग्रेविटी, हम देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स उसमें ऐसे उड़ते रहते हैं, एंड स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च, रिसर्च तो हम यहाँ पे करेंगे, इस स्टेटमेंट को आप गलत कर ही नहीं सकते। इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय वेरियस स्पेस एजेंसी, तभी तो फाइट चल रहा है कि रशिया भी इसमें पार्टनर है, तो यूएसए एंड दीज अदर कंट्रीज आर फीलिंग दिस कि अब आईएसएस का ऑपरेशन कैसे हो पाएगा, बिकॉज रशिया से वो एट वॉर है। सो ऑब्वियसली जॉइंटली ओन्ड ही होगा, नाम नहीं भी पता बट ये जरूर पता है कि जॉइंटली ओन्ड होगा बाय वेरियस स्पेस एजेंसी। तो सी, क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करते हैं ना तो वो इजी लगने लग जाता है, और इट इज ऑल अबाउट टिकड़म एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब इस सॉल्यूशन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं चाहिए, ये आप करेक्ट बताओगे तो 3 देखो सब जगह, इसमें नहीं है, एक ऑप्शन गया। 2 जो है ये भी आप करेक्ट बताओगे, 2A में नहीं है तो ये ऑप्शन भी गया। तो देखो हमारे को कुछ भी नहीं पता है, बट हम ये गारंटी से बोल सकते हैं या तो B होगा या C होगा। 50% प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई प्रश्न को सही करने की। अब 2, 3, 2, 3, 1 के हिसाब से होगा। ये पोलर ऑर्बिट है, अब जैसे अर्थ है, पोलर ऑर्बिट में ये अगर मूव करेगा, पोलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो ऐसा भी टाइम आएगा कि हम पोलर के ऊपर में व्यू रख रहे हैं, जबकि हमें पता है ज़्यादातर जो हमारी जनसंख्या सेटलमेंट है वो पोल्स में तो होता नहीं है, वो बीच में ही कहीं होता है। तो दिस शुड नॉट बी लाइक पोलर, नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी पोलर। ये एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ये करीब 300-400 किलोमीटर ऊपर हाइट पे है, और वहां पे आईएसएस को रखा गया है, तो वो फ्रिक्वेंटली पूरा मॉनिटर करता है, और प्राइमरली हम इस जोन को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है। सो सैटेलाइट्स इस तरीके से बनाई जाती है कि वो जैसे 75-80% ऑफ अर्थ कवर कर पा रहा है वहाँ पे। सो द राइट आंसर हियर इज बी, सी, सो सिंपल, B, 2, 3। ऑलराइट, सो इसी तरीके से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013, 2021 बाय 21 तक सारे देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे थीम्स रिपीट होती है, वर्ड्स रिपीट होते हैं, लैंग्वेज रिपीट होती है, और जो
जो थीम, जो जिस तरीके से पूछने का पैटर्न है वो रिपीट होता है. सो दैट इज वाई दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अभी हम ग्रुप क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो दीज आर द 15 क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.